हो सकता है कि जिसको हम साधारण पाइल्स सोच रहे हैं, हो सकता है वो कैंसर भी हो सकता है। ज्यादातर हेमरोइड्स अगर फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड में है, कोई सर्जरी, कोई क्षारसूत्र, कोई लेजर, किसी इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। रेलवे स्टेशन के किनारे या रेलवे की पटरियों के किनारे देखेंगे तो कि मस्ता में एक इंजेक्शन से जड़ से मुक्ति लिखा होता है। बिल्कुल। तो ये जड़ से मुक्ति पे एक तो प्रकाश डाली। पहले जंक यार्ड होते थे, हाँ, आजकल जंक फूड आ गया है। जंक फूड आ गया और वो जंक यार्ड शरीर बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। प्राकृतिक अर्जेस हैं, यानी प्राकृतिक नेचुरली जो आपको मोशन आना हाँ, या यूरिन आना, हाँ, जो लोग होल्ड कर लेते हैं, हाँ, उसको होल्ड करोगे तो उनको भी ये दिक्कत है। और खास करके जो लोग मोबाइल लेके बैठे रहते हैं टॉयलेट सीट पे, उनके लिए अलार्मिंग सिग्नल है। जो चीज आप सोच रहे हो पाइल से, हो सकता है वो फिशर हो, या हो सकता है वो फिस्टुला हो, या फिर हो सकता है वहाँ पे कोई छोटा मोटा फोड़ा बना हो। डॉक्टर्स जो है वो सलाह देते ही देते हैं, मतलब 90-95% मेंटेन कर ले जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा तो पेट सॉफ्ट हो जाएगा। हाँ, एक नॉर्मल टब लेना है। अगर डाइजेशन ठीक है, आप सलाद पचा सकते हैं तो आप सलाद लीजिए, फाइबर रिच डाइट। हाँ, फाइबर रिच डाइट लीजिए। और नहीं तो फिर नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अभिषेक वेदा 24x7 की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ फिर से दिल्ली एनसीआर की एक विशिष्ट शख्सियत और प्रख्यात विशेषज्ञ हैं आयुर्वेद के डॉक्टर नवीन चौहान जी, जो दिल्ली एनसीआर में बहुत ही प्रसिद्ध सर्जन हैं आयुर्वेद के, और एनोरेक्टल संबंधित समस्याओं पे जो है बहुत ही जाने माने चिकित्सक हैं। एनोरेक्टल समस्याएं यानी कि पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, इस तरह की जो दिक्कतें होती हैं, जिन्हें जो लोग हैं कई बार शर्मिंदगी की वजह से जो है जाहिर नहीं कर पाते, और इसमें जो है कई तरह की जो परेशानियां हैं, उसकी जो दर्द है या पीड़ा है, उसको लेके जो है जब परेशान रोगी इनके पास आते हैं तो उसका एक बहुत ही शानदार और ऐसा उपचार मिलता है लोगों को, जिससे कि उनके रोग में जो है स्थायी सुधार हो, समाधान हो। तो इसी समस्या से संबंधित बीमारियों के ऊपर जो है हम लोग चर्चा करेंगे, और आज का हमारा विषय होगा पाइल्स का, जिसमें हम लोग जो है इस बीमारी से होने के कारण, इसके लक्षण, इसके जो है खान पान में जो क्या ध्यान रखना चाहिए, किन कारणों से जो है ये दिक्कत हो जाती है, ऐसी सारी बहुत सारी जानकारियां जो है हम लोग जानेंगे, समझेंगे डॉक्टर साहब से। पुनः स्वागत है डॉक्टर साहब, धन्यवाद, आपने जो है हमें समय दिया। एक बार जो है हमारे दर्शकों को आप थोड़ी सी और अपने बारे में जानकारी दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन चौहान और पिछले लगभग 16 सालों से एनोरेक्टल प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ गाजियाबाद में। और मैं पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पाइलोनेडल साइनस, ये 4 बीमारियाँ मुख्य तौर पे जो है देखता हूँ। और इनका वैसे आयुर्वेद में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। ज़्यादातर केसेस मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी में जो है कुछ सर्जिकल प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हमारा जो आयुर्वेद क्षारसूत्र चिकित्सा है वो मैं करता हूँ, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और बाकी अन्य पैथियों की तुलना में उसके हमारे रिजल्ट्स जो है वो बहुत बढ़िया हैं, और पेशेंट को स्थायी जो है समाधान मिलता है इसका। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि ये जो दिक्कत है, इसमें आयुर्वेद की क्षारसूत्र विधि जो है, जिसके काफ़ी लाभ हैं और अन्य पद्धतियों की तुलना में जो है इसके जो है विशेष फायदे हैं जी, तो उसके बारे से ही वहीं से शुरू करते हैं कि उसके बारे में हमारे लोगों को बताएं कि ये किस तरह से बाकी पद्धतियों की तुलना में ज़्यादा फायदेमंद है, और इसमें रिकरेंस यानी कि दोबारा होने के चांसेस कितने हैं। देखिए, क्षारसूत्र बेसिकली एक जो है मेडिकेटेड थ्रेड है, और उस पे आयुर्वेदिक दवाइयों की कोटिंग जो है की जाती है। उसमें 3 तरह की दवाइयाँ होती हैं, लेप लगे होते हैं। हाँ, लेप कोटिंग करी जाती है। उसको बनाने में लगभग 1 महीने का समय लगता है। तो जो धागा होता है, हाँ जी, जो धागा होता है। तो ये धागा वो सुई धागे वाला नहीं, सुई धागे वाला धागा नहीं है, ये लिनेन थ्रेड होता है। काफी मजबूत, जो सर्जरी में यूज किया, काफी मजबूत थ्रेड होता है, और ये लगभग 2.5 किलो के करीब इसकी जो वो होती है, वो उसको वजन को, हाँ, वजन को धागे पे अगर 2.5 किलो वजन लटका दें तो भी नहीं टूटता। तो इसमें जो हमारा स्नूही एक पौधा होता है, जिसको थूहर बोलते हैं, कांटेदार पौधा होता है, उसका दूध निकलता है, उसकी कोटिंग होती है, प्लस एक क्षार जिसपे इसका नाम पड़ा। अपामार्ग एक पौधा होता है जिसको लटजीरा कहते हैं हम सामान्य भाषा में, अकाईरेंथस एस्पिरा जो उसका साइंटिफिक बोटेनिकल नेम है। तो उसका जो है, उसको पौधे को जला के उसकी ऐश से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, एक्वस एक्सट्रैक्ट, वो उसकी जो पीएच है वो 9-10 या उससे ऊपर होती है। तो वो बेसिक एल्केलाइन नेचर का होता है, तो इसीलिए वो क्षार है। ठीक है। तो अम्ल और क्षार, अगर पीएच जो है वो 7 से कम होती है तो वो अम्ल होता है, और 7 से ऊपर होती है तो वो क्षार होता है। तो हमारा जो क्षार सूत्र का जो क्षार है, उसकी जो पीएच है वो 9-10 के आसपास होती है। तीसरा जो है हरिद्रा,
जो हल्दी है हमारी उसकी कोटिंग होती है। हल्दी जो है हो गया, अपामार्ग हो गया और स्नूही हो गया। जी, अपमार्ग, क्षार, स्नूही और आपका जो है हल्दी। तो इन तीनों की बारी बारी से उस धागे हाँ, के ऊपर इनकी कोटिंग की जाती है। हाँ, कोटिंग करी जाती है, तो तब वो हमारा क्षार सूत्र तैयार होता है। और उससे उसमें जड़ी बूटियों के जो है प्रभाव आ जाते हाँ, हैं। उसमें क्षार जो है वो बहुत अच्छा जो है मतलब क्लीन करने के लिए होता है। और जो आपका स्नूही का जो क्षीर है, जो थूअर का जो दूध है, वो उसमें कुछ प्रोटियोलाइटिक प्रोटीन को कट करने वाले एंजाइम्स होते हैं, जिससे कि वो कट जाता है। क्षार सूत्र का जो आपका स्टैंडर्डाइजेशन हुआ था, वैसे तो सुश्रुत ने इसको वर्णित किया है क्षार सूत्र को, लेकिन इसका स्टैंडर्डाइजेशन बीएचयू में हुआ था। और 60-70 के दशक में जो है प्रोफेसर पीजे देशपांडे थे बीएचयू में, जो शल्य डिपार्टमेंट में 60-70s। हाँ जी। तो तब इसका पूरा साइंटिफिक इवेल्युएशन हुआ था। तो वहाँ फिस्टुला इन एनो जो भगंदर बीमारी है उसके लिए इसका जो स्टैंडर्डाइजेशन हुआ था, और पूरा क्लिनिकल ट्रायल इसके आईसीएमआर और आपका पीजीआई चंडीगढ़ है वहाँ पे हुआ। तो वहाँ पे पूरा क्लियर कट रिजल्ट आया है कि जो अगर हम जो फिस्टुला इन एनो में बाकी मेथड से सर्जरी करते हैं, ओपन मेथड से या और भी किसी मेथड से करते हैं, मतलब सुई वो काट दिया जाता है। हाँ, जो फिस्टुला इन एनो बेसिकली इन्फेक्टेड ट्रैक होता है जो एनल कैनाल से बाहर की तरफ खुलता है, उससे पस का डिस्चार्ज आता है, मवाद आती है। तो वो बवासीर से अलग बीमारी है, मतलब पाइल्स से डिफरेंट हो गया। हाँ, मतलब है एनल कैनाल की बीमारी, तो उससे पस डिस्चार्ज होता है और रीचिंग होती है, पेन होता है, मतलब बहुत सारे लक्षण होते हैं। कभी कभी फोड़ा भी हो जाता है उस जगह पे। तो उसमें क्षार सूत्र का जो एप्लीकेशन है, उसके जो रिजल्ट इवेल्युएट हुए हैं, तो उसमें इसका क्षार सूत्र का जो रिजल्ट आया है वो 98% से ऊपर सक्सेस रेट आया। मतलब 100 में से 98 लोगों को 100% हाँ, उसमें हाँ, और उसका मतलब प्रॉपर इवेल्युएशन किया है, उसके क्लिनिकल ट्रायल जो है पब्लिश हुए हैं। तो पूरी ऑथेंटिक ट्रीटमेंट है, पूरा साइंटिफिक ट्रीटमेंट है। तो इसको मतलब इसके रिजल्ट जो है बहुत अच्छे हैं। बाकी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं पाइल्स में, हाँ, पाइल्स में भी इसका उपयोग होता है। हाँ, पाइल्स में भी बाद में, पहले इसका स्टैंडर्डाइजेशन फिस्टुला इन एनो के लिए किया, बाद में जो प्रोफेसर देशपांडे के जो अंडर में जो स्कॉलर्स थे, जो बाकी थे, उसमें हमारे जो सर हैं, गुरुजी हैं, प्रोफेसर कुलवंत सिंह, वो भी एक रहे हैं। उन्होंने फिर इसको एक्सटेंड किया बाकी बिनाइन ग्रोथ के लिए। बिनाइन ग्रोथ मतलब पाइल्स भी जो है बिनाइन है, मतलब उसमें मैलिग्नेंसी नहीं है। बेनाइन मतलब कि जिसमें कैंसर वगैरह, हाँ, जो कैंसर से अलग जो ग्रोथ, नॉर्मल हाँ, कोई भी किसी भी ग्रोथ में हम इसको जो है लाइगेट कर सकते हैं, बांध के उसको, तो वो जो है कट जाएगा सेफली। तो बाकी पद्धतियों में जो ये ट्रीटमेंट है, एक है सर्जरी का ट्रीटमेंट कि उस मस्से को काट दिया गया। जी जी। आजकल लेजर वगैरह बहुत चला है, कि वो लेजर थेरेपी इससे कुछ कर देते हैं। जी। इसके अलावा एक कॉटरी चला है, वो मशीन से जला देते हैं, या ठंडी वो कॉटरी आती है, ठंडी क्रायो सर्जरी होती है। हाँ, बाकी एक है क्षार सूत्र जी। तो ऐसे करके ये 3-4 विधियां हैं आज की कई सारी विधियां हैं जो भारत में प्रचलित हैं। हाँ। इसमें क्षार सूत्र जो आप बता रहे हैं कि इन सारे मेथड्स जितने भी हैं, चाहे वो आपका लेजर हो, चाहे वो आपका जो है क्रायो हो, कंपैरेटिवली अगर हम एक निकालें वो उसका मतलब स्टडी देखते हैं, तो मतलब उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं क्षार सूत्र के, बाकियों से बहुत अच्छे हैं। ठीक है। और इसका फायदा एक ये भी है जो रिकरेंस नहीं है, मतलब हाँ, रिकरेंस जो एक बार अगर जिस जगह पे हो गया उस जगह पे क्षार सूत्र कर दिया तो दोबारा होने के चांसेस वो मिनिमम होते हैं। दूसरा एक और इसी से रिलेटेड एक दिमाग में प्रश्न आया अभी कि एक इंजेक्शन वाली विधि बड़ी चलती है भारत में और जो बड़े सस्ते में हो जाती है। और एक चीज और है कि भारत का जो छोटे क्लास का तबका कहा जाता है, जो एक गरीब वर्ग का या लोअर मिडिल क्लास का तबका कहा जाता है, उनके बीच में जब ऐसी समस्या होती है तो इस तरह के लोगों के यहाँ जाके वो उपचार कराते हैं। इन डिजीज में क्वैकरी बहुत है। क्वैकरी मतलब कि झोला छाप लोग। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे लोग जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है जी, तो ये जो इंजेक्शन विधि है ये भी अस्पतालों में होती है। इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी भी एक है साइंटिफिक ट्रीटमेंट, मतलब हम उसको नकार नहीं सकते, लेकिन उसमें सावधानी ये है कि उसका जो इंडिकेशन है, मतलब वो किस स्थिति में दिया जाना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। आपके जो फर्स्ट ग्रेड के जो हेमोरॉइड्स होते हैं, जो इंटरनल पाइल्स होते हैं, फर्स्ट ग्रेड में अगर हैं, फर्स्ट ग्रेड में होने का मतलब ये है कि शुरू ही हुए, वो शुरू हुए, उनसे ब्लीडिंग हो रही है और मस्से बाहर नहीं आ रहे हैं, तब अच्छे ट्रेंड हाथों से क्वालिफाइड डॉक्टर्स अगर उसको यूज करता है, बेसिकली स्क्लेरोथेरेपी होती है, उसमें कार्बोलिक एसिड आपका स्क्लेरोसाइजिंग एजेंट होता है। कार्बोलिक एसिड तो फिनोल जो होता है हमारा, फिनाइल हो गया, फिनोल बेसिकली कार्बोलिक एसिड, उसमें जो नॉर्मल फिनाइल है वो नहीं, वो डिफरेंट, हाँ, केमिकल होता है एक तरह से। मेरी केमिस्ट्री थोड़ी वीक रही है। कोई नहीं। तो
उसको उसकी रूट में बहुत सावधानी से लगाया जाता है, उसमें मूंगफली का तेल भी मिलाया जाता है, मतलब प्रॉपर उसको बनाया जाता है इंजेक्शन को। लेकिन फर्स्ट ग्रेड में तो वैसे भी दवाइयों का अगर परहेज बात यही है, तो हमारे यहाँ इन बीमारियों को लेके लोगों में जागरूकता की बहुत कमी है। ज्यादातर हेमरोइड्स अगर फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड में है, कोई सर्जरी, कोई क्षारसूत्र, कोई लेजर, किसी इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोगों के लिए जानने वाली बात है कि अगर आपकी शुरुआती अवस्था में ये दिक्कत है तो इंजेक्शन, सर्जरी, इस तरह की चीज़ों के लिए भागिए मत, अच्छे वैद्यों से संपर्क करें। डॉक्टर नवीन को सर्च करें, गाजियाबाद में इनकी प्रैक्टिस है, तो ऐसे भी यहाँ पे आपके लिए सेवा में उपलब्ध हैं। प्लस इसमें अब अगर चर्चा करें कि इस वाली जो समस्या है, जो इंजेक्शन वाली, कोई थोड़ा सा और कंटिन्यू करें, ये बड़े पॉपुलर है। हाँ, ये इनका रेलवे के ऐड किनारे, बहुत मिलेगा आपको, दीवारें रंगी मिलेंगी। रेलवे स्टेशन के किनारे या रेलवे की पटरियों के किनारे देखेंगे तो कि मस्ता में एक इंजेक्शन से जड़ से मुक्ति लिखा होता है। बिल्कुल। तो ये जड़ से मुक्ति पे एक तो प्रकाश डालिए। देखो सर, और ये है दूसरा ये भी बताइए कि जो सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में अगर ये कोई करा ले तो उनके क्या नुकसान है, और खास करके अनट्रेंड लोगों से अगर करा लें तो क्या दिक्कत है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो, सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हो, चाहे पैरा सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हो, चाहे आप इंजेक्शन लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहाँ स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशंस होना बहुत जरूरी है। एसेप्टिक कंडीशंस का मतलब है कि आपको जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो वेल स्टरलाइज होने चाहिए, हाइजीन सही हो, बिल्कुल साफ सफाई, बिल्कुल जो है बैक्टीरिया फ्री होना चाहिए। भले ही वो गुदा का हिस्सा हो, लेकिन उसके लिए भी, क्योंकि मसल वगैरह टिश्यूज कटेंगे या हमारा स्टूल है, एनल कैनाल है, वहाँ पे बैक्टीरिया लाखों की, करोड़ों की संख्या में होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए नॉर्मली जो है नुकसान नहीं करते, गट के लिए वो ऐसी बैक्टीरिया होते हैं। अगर हम कुछ अनहाइजीनिक कंडीशन में कोई भी प्रोसीजर करेंगे या इंजेक्शन या कुछ भी, देखो कोई क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड में यही अंतर होता है कि जो क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं वो अपना काम रेस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, और नॉन क्वालिफाइड सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, उनको बाकी बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं होता इशू। तो इसमें लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई ये बंदा नॉन क्वालिफाइड है? आप जो है डॉक्टर की डिग्री देखिए, ऑनलाइन अवेलेबल है, जो आपका NCISM है, वहाँ पे साइट पे आप जो है चेक कर सकते हैं। बोर्ड की रजिस्ट्रेशन की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। प्लस कई बार होता है कि कई सारी जगहों पे वो कोई फर्जी नाम लिख के बैठ जाते हैं, और अगर उस जगह का रजिस्ट्रेशन होगा तो स्टेट बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। हाँ, ये और उसकी बातचीत के लहजे से भी पहचाना जा सकता है कि ये कितना होशियार और कितना बेवकूफ है। कोई भी अगर क्वालिफाइड डॉक्टर होगा वो आपको सही तरीके से एजुकेट करेगा। दूसरा, इसमें इंजेक्शन वाली जो विधि आपने बताई, ये इनिशियल स्टेज के लिए अच्छी है। फर्स्ट ग्रेड हेमरोइड्स के लिए इंडिकेशन है, लेकिन हमारे पास ऐसे ऐसे केस भी आते हैं जहां सेकेंड थर्ड ग्रेड में उन्होंने इंजेक्शन लगा दिए और वहां एब्सेस बन गए, फोड़े बन गए, फिर उनको संभालना बहुत मुश्किल है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर इंजेक्शन की दूसरी तीसरी स्टेज में गए, हाँ जी, और उससे आपके वो जो है एब्सेस बन सकता है अगर गलत तरीके से लगा, एब्सेस मतलब फोड़ा बन जाएगा, और फिर मवाद आ जाएगा, गुदा के हिस्से में, जो पाइल्स के लिए आपने ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करी, पता चला वो फिस्टुला बन गया। हमारे पास ऐसे केस आते हैं, उनको फिर बहुत मुश्किल से मैनेज होते हैं, हो जाते हैं मैनेज, क्षारसूत्र से मैनेज हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा उसमें हमें मेहनत ज्यादा करनी। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की विधि का प्रचलन में आने का एक कारण और है, क्योंकि वो सस्ती ज्यादा है। हाँ, थोड़ा ये चक्कर में लोग जो है वहां पहुंच जाते हैं और जानकारी है नहीं। तो देखिए, आपको पहले समझने की जरूरत है, पहली और सेकंड स्टेज तक के लिए वो इंजेक्शन काम का है, और अगर उसके बाद की स्टेज है तो वो वैसे भी काम का नहीं है, और अगर कराते हैं तो आप जो है उसमें फोड़ा वगैरह बनने के चांसेस, और इनिशियल स्टेज में वैसे भी इंजेक्शन की जरूरत नहीं। नॉर्मली अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पाइल्स हैं, हेमरोइड्स हैं, तो उसमें किसी इंजेक्शन की, किसी सर्जिकल की जरूरत बिल्कुल नहीं और है। आगे के लिए वैसे भी और अच्छे सॉल्यूशन, वो आपका डाइट मैनेजमेंट और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, उन्हीं से ठीक हो जाता है। और ग्रेड 3-4 में वैसे भी अच्छे सॉल्यूशन है। ग्रेड 3-4 में हमारा क्षारसूत्र है। तो यानी इंजेक्शन की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल कोई तो आप सस्ते के चक्कर में अगर ऐसा कुछ कराने जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए अपने साथ एक समस्या लेके आ रहे हैं, आप अपनी समस्या को सही करवा के नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे इंजेक्शन वाले डॉक्टरों से बचें, और दूसरा जो है, सही जानकारी के लिए हमारा ये पूरा पॉडकास्ट सुने। आगे की जो है हम चर्चा करते हैं इसमें, कि इसमें पाइल्स के बारे में थोड़ा बताइए कि ये है क्या आखिरकार, ये क्या समस्या है। लोग कहते हैं चलते फिरते, यार बवासीर है, बवासीर हो गई तुझे। तो एक तो ये मजाक की बात अलग है, लेकिन जिसको होती है वो वैसे भी इस तरह की जब समस्या से परेशान होता है तो बड़ी पीड़ा में होता है। और खास करके एक और बड़ा चलन है कि जब ये दिक्कत होती है लोग छुपा जाते हैं इस बीमारी को। तो आपको ऐसे बहुत सारे केसेस मिलते होंगे जिसकी वजह से छुपाने की वजह से भी कई कॉम्प्लिकेशन लेके आते होंगे। बिल्कुल। तो वो पूरा बताएं कि पाइल्स के बारे में कैसे लोग उसको समझें। नॉर्मली पाइल्स जो है वो कॉमन शब्द है, मतलब ये और भी कई सारी बीमारियां हो सकती हैं
जो कि हमें चेकअप के बाद ही पता चलेगी। मतलब हम खुद से डायग्नोस करना थोड़ा मुश्किल होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी जो इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर एनोरेक्टल प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आपको देख के डायग्नोस प्रॉपर कर सकते हैं। क्योंकि जिसको आप पाइल्स समझ रहे हो सकता है वो फिशर हो, क्योंकि फिशर में भी मस्सा बनता है, वो बाहर की तरफ बनता है, और लेकिन उसमें पेन होता है, उसमें दर्द। हाँ, दर्द फिशर में भी मस्सा बन जाता है। हाँ, मस्सा बन जाता है। और आपने कहा कि वो बाहर की तरफ, वो बाहर बनता है, उसको सेंटिनल टैग बोलते हैं। बाहर मतलब कि गुदा के बाहर। हाँ, मतलब गुदा के मार्जिन पे, गुदा का जो एरिया है। हाँ, जैसे ये एरिया है, यहाँ पे वो 6 o'clock पे बन गया, तो वो बेसिकली कट लगता है, कट के ऊपर मस्सा बनता है। तो जब कट पुराना हो जाता है तो वो बड़ा पेनफुल कंडीशन होती है। ये जो है फिशर है बेसिकली। ये फिशर बीमारी होती है। और जो अंदर है वो पाइल्स है। अंदर जो है पाइल्स बेसिकली नॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी के। नॉर्मली वो खून की नसों के गुच्छा आप कह सकते हो, उस पे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। नॉर्मली 3 पाइल्स होती हैं। अगर पेशेंट हमारे सामने जो है लेटा हुआ है सीधे, और हम उसको चेकअप कर रहे हैं, तो घड़ी की घंटे की सुई अगर 3 बजा रही है, घड़ी की घंटे की सुई 7 बजा रही है, घड़ी की घंटे की सुई 11 बजा रही है। ये 3 प्राइमरी पाइल्स की पोजीशन होती है, हर इंसान में है दुनिया के। लेकिन ये नॉर्मली कोई नुकसान नहीं करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि पाइल्स के जो मस्से हैं, पाइल जी, वो 3 पोजीशन पे सबको हैं। हाँ, प्राइमरी पाइल्स बोलते हैं उन्हें प्राइमरी। हाँ, अगर इससे किसी और अलग पोजीशन पे है तो वो आपका सेकेंडरी पाइल्स होता है। पाइल का आपने मीनिंग क्या बताया? पाइल मींस पाइला। पाइला मतलब एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है बॉल। क्योंकि वो बॉल जैसे गोले गोले जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, मस्से जो होते हैं, तो इसलिए उनको मतलब उस तरह से एनालॉजी वो देती है। ऐसे हेमरोइड्स जो है वो आपका ग्रीक वर्ड है, हेम प्लस रूज। हेम मींस ब्लड और रूज मींस टू फ्लो, मतलब उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। वो सिम्टम के आधार पर उसका नामकरण करा गया है। तो लक्षण उसका कि उसमें ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग मेन सिम्टम है, ब्लीडिंग। और स्ट्रक्चर पाइल मतलब जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर है वो बाहर निकल रहा है, जो कि सेकंड ग्रेड और अगर या समझ थर्ड पा ग्रेड रहा हूँ जो हमारा गुदा का हिस्सा है जी, 3, 7 और 11 जी, जिस सुइयों के जो हाँ, घड़ी की घंटे वाली जो सुई है वो उन पोजीशन के आधार उन पोजीशन पे 3 बॉल नुमा स्ट्रक्चर प्राकृतिक रूप से सबको होते जी, हैं। जी, और उसको बॉल नुमा जो होते हैं, और उसमें ही अगर जब कोई मतलब अगर कोई प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेन पड़ता है, हाँ, मोशन में कोई जोर लगा स्वेलिंग आ जाती है, तो वहाँ पे वो उनका साइज बढ़ जाता है। कई बार उसकी रगड़ से भी जो है उससे ब्लीडिंग होने लगती है, टप टप करके, तो वो हेमोरॉइड हो जाता है। हाँ, वो हेमरोइड या पाइल्स इंटरचेंजली शब्द यूज करते हैं, तो उससे ब्लीडिंग हेमरोइड्स, खूनी बवासीर, सामान्य भाषा में बोलते हैं। आयुर्वेद में इसको हम अर्श कहते हैं। अर्श का शब्द एक तरह से हम ऐसे कह सकते हैं कि जो शत्रु के समान पीड़ा दे, अरी मतलब दुश्मन को बोलते हैं। तो मतलब वो उसकी परेशानी जब किसी को ब्लीडिंग होगी, किसी को भी पाइल्स हो गई, तो फिर वो अर्श आयुर्वेद में कहा गया, यानी कि जैसे शत्रु के होने से जो आपको दुख है या कष्ट है, वैसे ही उसके होने से आपको जो है। हाँ जी। तो इसके बारे में एक चीज और समझनी है जो बहुत जरूरी है कि ये दिक्कत के मुख्य कॉज क्या है। देखिए, कारण जो है, मुख्य कारण जो है आयुर्वेद के अनुसार वो है मंदाग्नि। अग्नि जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो वीक हो गया, जो फूड का जो मूवमेंट है वो स्लगिश हो गया, आते जो है वो स्लगिश मतलब स्लो हो गई बहुत। तो उससे क्या है कि खाना जो है वो ज्यादा देर तक वो रहेगा अंदर, स्टूल अंदर रहने की टेंडेंसी रखेगा, जिसको कि हम कब्ज भी कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं। तो अब कॉन्स्टिपेशन किसी को होगा जब जो वेस्ट मटेरियल है वो बड़ी आंत में ज्यादा टाइम तक रहेगा, तो उससे वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो वो स्टूल हार्ड भी हो जाता है। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन बड़ी आंत में होता है, तो उसमें क्या करता है पेशेंट जो है, फिर वो जोर लगाने की कोशिश करता है, जोर लगा के निकालने की कोशिश करता है, उससे प्रेशर पड़ता है उन स्ट्रक्चर्स पे, तो वही प्रेशर से फिर वो मस्से बढ़ते हैं और उनसे ब्लीडिंग होती है, जो कि सामान्य तौर पे समझ आ रहा है मुझे कि एक तो जो है मंदाग्नि हो गई जी। मंदाग्नि मतलब कि खान पान में जो हम खाना खाते हैं, मंदाग्नि के इटसेल्फ जो कारण है, प्राकृतिक रूप से खाना पचता है वो अग्नि है जी। और जब वो अग्नि कम हो गई वो मंदाग्नि। और उस मंदाग्नि की वजह से अंदर जो है आंतों के मूवमेंट भी स्लो हुए जी, और उसी से जो है वाटर एब्जॉर्प्शन भी जो है वो थोड़ा सा कमजोर हुआ। नहीं, वाटर एब्जॉर्प्शन जो है पानी का जो है स्टूल से बढ़ गया, तो स्टूल सूखा हो गया। स्टूल से जो मतलब बॉडी में वापस आ रहा है ना एब्जॉर्प्शन, बॉडी कर रही है, स्टूल से ले रही है, हाँ, तो वो ड्राई हो रहा है, वो ड्राई हो जा रहा है, तो उससे उसमें फिर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है, तो उससे कब्ज हो रही है। हाँ, इंडाइजेशन के इटसेल्फ बहुत सारे कारण है। आजकल हमारा जो है जंक फूड का कल्चर है कि भाई सबको पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, जो है हमें बाहर भी खाना है, तंदूरी रोटी मिली हमको मैदे की जो है, जो की है खाने में जो है मिर्ची वगैरह हमें पसंद है खूब खाना, तो ये फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह और इसमें ऐड
दुनिया हो भर जाती के है। बहुत चीजें सारा हैं। मतलब ये जंक जो है वो एक बहुत बड़ा मतलब कारण एक है तरह अपने से आप में। पहले जंक यार्ड होते थे, हाँ आजकल जंक फूड आ गया है, जंक फूड आ गया। और वो जंक यार्ड शरीर बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें जब डालेंगे हाँ जी। तो एक तरह से जो डालेंगे वो किसी ना किसी रूप में निकलेगा। जी जी। तो अच्छा डालेंगे तो अच्छा हाँ। निकलेगा। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स भी, किसी अच्छा। की पिछली पीढ़ी में अगर ये बीमारी है तो टेंडेंसी मतलब देखने बहुत में होती आती है। आपको हाँ। मतलब ऐसे भी कई मरीज हाँ, मिलते थोड़ा हैं भी। जिनको खान पान ठीक हाँ, है, कि खान-पान लेकिन ठीक है। परिवार में कोई दिक्कत हाँ, में और था। वो स्ट्रेन भी नहीं कर रहे हैं, मतलब वो जोर भी नहीं लगा रहे हैं स्टूल पास करने में, तब भी जो है उनको ये बीमारी लेकिन मिली। ये बहुत रेयर होगा। हाँ, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। और उसके अलावा कोई लंबे टाइम तक खड़े रहने का है किसी अच्छा को, या फिर कोई लगातार बहुत मोटरसाइकिल चला रहा है, अच्छा। उस मतलब ऊंट की सवारी, मतलब उस आयुर्वेद में कहा गया है वही उस मतलब समय। आज के हाँ, दौर में सवारी, घुड़सवारी, घुड़सवारी टू व्हीलर्स या का टू ज्यादा वो व्हीलर्स प्रयोग है। वगैरह। तो टू व्हीलर्स वाले जो मरीज आते हैं ऐसे आते हैं? हाँ, आते हैं, बहुत आते हैं। जो टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हाँ, होते हैं जिनके- लॉन्ग ड्यूरेशन हाँ, की, काफी। या खड़े रहते हैं बहुत हाँ, देर। या ड्राइवर्स इटसेल्फ, जो- उनका लंबे टाइम तक बैठने का काम है। लंबे टाइम तक बैठने में क्या होता है कि वो नहीं, आजकल तो ऑफिसों में भी लोग लंबे ऑफिसों में भी लंबे टाइम तक बैठते हैं, और तो उन्हें जो भी है है ये दिक्कत। हाँ, और मलमूत्र के वेग रोकते हैं, वेग विधारण बहुत बड़ा जो आयुर्वेद कारण है। में कहा गया है कि अपने जो प्राकृतिक अर्जेस हैं, यानी जी। प्राकृतिक नेचुरली जो जी, आपको जी। मोशन आना है या हाँ, यूरिन आना, हाँ। वो जो लोग होल्ड कर लेते हैं, हाँ, उसको होल्ड करोगे तो उनको फिर भी ये दिक्कत होने के होल्ड करने से फिर कब्ज बढ़ेगा, कब्ज बढ़ेगा तो फिर जो कि रूट कॉज है। ओके। तो रूट कॉज है आपका जो है मंदाग्नि और कब्ज और स्ट्रेन करना। उसको जो है अब इन कॉजेज को अगर हम हटा देंगे तो हमारा जो है नेचुरल प्रिवेंशन हो जाएगा इससे। तो अगर हम इन बीमारी से बचना चाहते हैं तो आपको कब्ज से दूर रहना कब्ज है, जो है उसको अपनी ठीक कर जो लीजिए। लाइफ स्टाइल है उसमें चेंज करना है। बिल्कुल, लाइफ आप- स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो ओबेसिटी की वजह से भी प्रॉब्लम हाँ, ओबेसिटी की वजह से भी होता है। बिल्कुल, पाइल्स ओबेसिटी। के मतलब जो कॉमन कॉजेज दिख नजर आए, एक खड़ा रहना, आपकी लॉन्ग ड्राइविंग, हाँ जी, आपकी लॉन्ग सिटिंग, जी। ओबेसिटी में भी जो है ये फैक्टर बहुत कॉमनली बिल्कुल। मिलते हैं। और कुछ ऐसा भी है कि उस हिस्से का सही हाइजीन अगर कोई मेंटेन ना करे। एनल हाइजीन का रोल है, एनल हाइजीन में, लेकिन उसका रोल फिस्टुला में अरे ज्यादा दूसरी है। बीमारियों में, हाँ, तो उस पे दूसरी बाद में बीमारी कभी में। चर्चा करें। प्रेगनेंसी एक और वो है, अच्छा, प्रेगनेंसी। क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि फीटस है तो नेचुरली प्रेशर पड़ता है ऊपर हाँ। से, और जो है प्रेगनेंसी में लेडीज जो है खाना भी थोड़ा कम खाती ठीक है। हैं कई बार, तो कॉन्स्टिपेशन नेचुरली हो जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी के पाइल्स की एक खास बात होती है कि वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो वो ठीक हो जाता है, अच्छा, कभी कभी लेकिन ज्यादा तंग करते हैं। इन दैट केस थोड़ा सा डाइट मैनेजमेंट, यानी कि जो फीमेल्स प्रेगनेंसी के दौर में हुई तो उनको पाइल्स होने के Chances चांसेस बढ़ रहते जाते हैं, हैं। क्योंकि प्रेशर पड़ता प्रेशर रहता पड़ता है, बच्चा आ जाता है तो हाँ उसका जी। एक प्रेशर तो- बढ़ता है। हाँ जी। और आप कह रहे हैं कि इसमें ज्यादातर बात वो सेल्फ हील भी हाँ, कोई भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, मतलब पेट के ऊपर का प्रेशर, अगर कोई भी ऐसा फैक्टर होगा, मान लिया आप वेट लिफ्टिंग करते हो तो आपको चांसेस हैं पाइल्स होने के अच्छा। काफी ज्यादा। तो ये भी लाइफ तो जो स्टाइल में जिम आपको वाले ध्यान- आजकल हीरो घूमते जिम, हैं तो वो हाँ, पाइल्स बिल्कुल, लिए भी घूम बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ओ, हो सकता तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर आपकी जिम वगैरह की हैबिट है तो आप ऐसा ही स्ट्रेन करें कि आपकी जो है मसल्स पे ज्यादा जोर ना है, लगे। बहुत ज्यादा जोड़ना तो जिसकी वजह से, और आजकल एक नई समस्या है, लोग मोबाइल लिए बैठे रहते हैं, और आजकल टॉयलेट सीट पे भी मोबाइल लेके बैठते हैं। ऐसे भी कुछ मरीज ये मिलते तो हैं। बड़ी बीमारी है। तो आपके पास ऐसे उससे क्या होगा कि हमें टाइम नहीं पता लगता कि कितने टाइम के लिए हम बैठे हैं, और ऊपर से प्रेशर चल ही रहा है। तो वो अपना लगाए स्टूल जा जो रहे है हैं, आपका बैठे हुए हैं। 5 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। देखो, नॉर्मल तो हेल्दी इंडिविजुअल की यही ओके। पहचान है। आप जो है जब पूरा प्रेशर हो तभी आप जाओ, पानी पियो, गुनगुना पानी पियो, अच्छे से प्रेशर बने तब जाओ। तो बिना मतलब गए प्रेशर और के 5 जाओ, मिनट में निपट गए। हाँ 5 मिनट में, वो सबसे बढ़िया रहता है। वो नेचुरल है, और इससे satisfying ज्यादा जो है टाइम बहुत लग रहा है तो फिर गड़बड़ है। तो फिर और गड़बड़। खास करके जो लोग मोबाइल लेके बैठे रहते हैं टॉयलेट सीट हाँ पे, जी। उनके लिए अलार्मिंग सिग्नल है कि आप जो है एक तरह से अपने बम पे बम लेके आने वाले हैं। और कई बार जो है टॉयलेट जाते हैं, मतलब वो उसका वही कारण है। फ्रीक्वेंट टॉयलेट, हाँ, जिनको frequent- बार बार मोशन के लिए हाँ, बार बार स्टूल पास करने के लिए जा रहे हैं आप, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, तो अगर उतना- किसी को ऐसी दिक्कत है कि उन्हें बार बार स्टूल पास करना है तो उसका भी वो समाधान तुरंत करें। हाँ, मतलब वही डाइजेशन आपको ठीक करना पड़ेगा। तो पाइल्स की समस्या में कब्ज एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ, बिल्कुल। लाइफ स्टाइल रिलेटेड जो हमने चर्चाएं की जी, वो जी। बहुत कॉमन फैक्टर हुए। इसमें डाइट का क्या फैक्टर है? डाइट का मतलब कितना इफेक्ट होता है? कब्ज जो है हमारी डाइट से, और जो डाइजेशन है वो डाइट से डायरेक्टली रिलेटेड। मंदाग्नि जो हमारा जो बैलेंस डाइट का कंसेप्ट है कि हमारे डाइट में जो है, जो मॉडर्न कंसेप्ट है साइंटिफिक, कि कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, और आपका जो है फाइबर्स भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, और रफ एज जिसको फाइबर की उससे होता है। तो वो बैलेंस डाइट वाला कंसेप्ट जो है वो बहुत है। आयुर्वेद में भी पूरा हमारा बताया है आहार का, अष्टाहार विधि विशेष आयतन के हिसाब से बताया है कि आहार की पूरी
जो है कि वो बनाने का तरीका सही पूरा हो, सब चीजें बताएं। हेल्दी डाइट लो, 6 तरह के, और किस मौसम में क्या खाना खाना है वो भी इम्पोर्टेंट है। और एक बहुत बार कॉन्स्टिपेशन को जो है हम जो है बहुत लाइटली ले लेते हैं, कई बार जो है उसमें जो है हमें पता नहीं होता एग्जैक्टली क्या खाना है। अगर आपका डाइजेशन स्लो है, हाथों के मूवमेंट कम है और आप कच्ची सब्जियां, फल या सलाद खा रहे हैं तो और आपका डाइजेशन खराब करेगा। तो ऐसे केसेस में बॉइल्ड जो है, मतलब आप कच्ची मत खाइए, वो और दिक्कत करेगा। मतलब रॉ चीजें जो हैं, अगर किसी का मतलब उसमें फाइबर है, अग्नि गड़बड़ है, यानी खाना सही से पचा नहीं पा रहा जी, है, तो उन्हें कच्ची सलाद वगैरह को नहीं खानी चाहिए, अवॉइड करना। उसको वो बॉईल कर लें, अगर उनको जो है स्टीम कर लें, बॉईल कर लें। अगर उन्हें सलाद खाने का कीड़ा, फाइबर लीजिए, सब्जियां लीजिए, लेकिन कच्ची मत लीजिए। मतलब सैलेड खाने का अगर आपको हैबिट बहुत ज्यादा है, आप उसके बिना नहीं चल सकते, लेकिन आपका डाइजेशन डिस्टर्ब है, तो आपको स्टीम कर लें। उसके अलावा आजकल पानी हम बहुत कम पीते हैं। पानी जो है वो एडिक्वेट मात्रा में होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। मतलब कितना? नॉर्मली जो है एक सामान्य एडल्ट मेल को 2 से 3 लीटर, 3 लीटर तो होना चाहिए। 2 से 3 लीटर होना चाहिए। तो अब मान लेते हैं कि अब ये समझ लिया कि इन कारणों से हो रहा है, डाइट में इस तरह का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है कि लोगों को अपनी जब ये दिक्कत होगी, उसके सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देखिए क्या है कि सबसे पहले तो देखो, हम कोई भी पेशेंट आते हैं हमारे पास तो हम पूरी उसकी हिस्ट्री पूछते हैं कि क्या है, किस तरह से। बीमारी को अगर आप कभी भी छुपाओगे तो वो हमेशा बढ़नी ही है, चाहे वो किसी भी अंग की बीमारी। और बीमारी का ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी हो सकती है, मतलब ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बीमार नहीं होते, डॉक्टर भी बीमार हो सकते हैं। तो नंबर 1 तो शर्म संकोच छोड़िए। हमारे पास फीमेल पेशेंट आती हैं 10-10 साल से जो है दर्द में है, परेशान है, ब्लीडिंग हो रही है। जो मैंने प्रश्न भी पूछा था आपसे कि इसमें जो है लोग शर्मिंदगी की वजह से जो है छुपा ले जाते हैं। तो ऐसे शर्म संकोच को हटाना 10-10 साल भी लोग ऐसे 10-10, 15-15 साल तक बीमारी पालते हैं लोग। तो उससे इतनी तकलीफ उनकी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि मतलब बहुत ऑपरेट करना भी मुश्किल हो, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। और आप इग्नोर करोगे बीमारी को तो हमेशा बढ़ेगी। इस चीज को ध्यान रखो। जैसे ही आपको प्रॉब्लम होती है, आपका अपना डाइट सही करिए। सबसे पहली बात जो है, जो जंक वगैरह है उसको बंद करिए, नॉनवेज नहीं खाइए, कोशिश करिए कि ना खाइए। और अगर इतने से काम नहीं बन रहा है तो आपके जो भी आसपास कोई नियरेस्ट प्रोक्टोलॉजिस्ट हों जो एनोरेक्टल की प्रैक्टिस करते हो, आयुर्वेद के डॉक्टर, आप उनसे जाके मिलिए। और बेटर रहेगा कि चेकअप कराइए, क्योंकि जो चीज आप सोच रहे हो पाइल से, हो सकता है वो फिशर हो, या हो सकता है वो फिस्टुला हो, या फिर हो सकता है वहां पे कोई छोटा मोटा फोड़ा बना हो। तो ये चीज बिना देखे नहीं पता। तो गुदा संबंधी समस्याओं में अगर किसी को जो है इस तरह की तकलीफ है तो वो छुपाए नहीं, बिल्कुल जो है बीमारी को जो है उसको दिखाना, बीमारी को जो है डिस्कस करिए, क्योंकि उसमें सिर्फ अकेली पाइल्स की दिक्कत नहीं है, और भी दूसरी और भी एसोसिएटेड हो सकती है। हो सकता है कि जिसको हम साधारण पाइल्स सोच रहे हैं, हो सकता है वो कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि कई बार कैंसर की भी प्रेजेंटेशन इसी तरह से होती है कि वो मस्से जैसा महसूस होता है। एनल कैंसर या रेक्टल कैंसर, तो वो बहुत सीरियस कंडीशन होती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। उस समय जब बाद में आते हैं तो बचाना, उसमें तो स्टेज का बहुत वो होता है। आपका स्टेज 1 में अगर डायग्नोसिस हो गई तो आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो सकता है, और अगर स्टेज पार हो गई तो फिर जो है तो गुदा के हिस्से पे अगर आपको कुछ भी समस्या महसूस हो रही है, तो इसलिए नहीं कि यार ये शर्मिंदगी महसूस होगी या घर में किसी को बताएंगे तो मजाक बनेगा, घर में नहीं बताने लायक है, नेट पे सर्च करिए। हमारे यहाँ पे डॉक्टर साहब के भी नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, तो आप जो है इनसे बात करिए, या ऐसे जो भी आपके इस शहर में इर्द गिर्द में डॉक्टर मौजूद हों उनसे बात करिए, लेकिन तुरंत परामर्श कराएं। परामर्श जरूर। कैंसर होने के चांसेस भी हैं जी, प्लस इसके अलावा जो है और दूसरी बीमारियां होने के भी चांसेस हैं। अब इसको एक चीज और जानना बहुत जरूरी है, जो मुझे लगता है कि लोगों को पता होनी चाहिए, कि पाइल्स कितने टाइप की होती है और कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, अगर पाइल्स की बात करते हैं तो सामान्य तौर पे जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं खूनी बवासीर, जो कि हमारा इंटरनल पाइल्स है, इंटरनल हेमोरॉइड्स, ब्लीडिंग पाइल्स, जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि वो नॉर्मल स्ट्रक्चर हर इंसान में होते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेन करता है या कोई भी पॉजिटिव फैक्टर होता है जिससे उसका साइज बढ़ जाता है, या फिर उसके ऊपर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो छिल जाती है, तो फिर उससे ब्लीडिंग होने लगती है। तो वो आपका जो पाइल्स है, इंटरनल पाइल्स है। दूसरा, उसके अलावा एक्सटर्नल पाइल्स भी हो सकता है, जो कि एनल मार्जिन पे जो है कोई लंप जैसा, मास जैसा फूला हुआ आपको होगा, वो पेनफुल हो सकता है।
उसमें इन्फ्लेमेशन, सूजन आ सकती है और कई बार उसमें खून का थक्का भी बन सकता है। उसको हम थ्रोम्बोज्ड पाइल्स बोलते हैं, थ्रोम्बोज्ड एक्सटर्नल पाइल्स। तो उसमें खून का थक्का अगर जम गया है तो वो पेनफुल कंडीशन होती है। तो उसमें जो है कभी कभी दवाइयों से आराम मिल जाता है, गर्म पानी में आप बैठ के सिकाई करेंगे उससे भी आराम मिल जाता है। लेकिन कभी कभी उसको जो थ्रोम्बस है, जो कि क्लॉट है ब्लड का जो बना हुआ है, उसको हमें चीरा देके निकालना पड़ता है, तब वो पूरी तरह ठीक होता है। तो उसमें भी चेकअप आपका जरूरी है डॉक्टर का। उसके अलावा एक ये तो खूनी बवासीर और एक्सटर्नल पाइल्स की बात हुई। उसके अलावा फिशर इन एनो जो बीमारी होती है, जिसको हम जो है गुदा चीर बोलते हैं, जिसमें लैट्रिन के रास्ते में चीरा लग जाता है। अच्छा। उसमें सूखा मस्सा बाहर बन जाता है जब वो चीरा पुराना हो जाता है। अच्छा। तो उसको हम जो है टेक्निकल भाषा में सेंटिनल पाइल बोलते हैं या सेंटिनल टैग बोलते हैं। तो उसको नॉर्मल भाषा में जो है आपका बादी बवासीर बोलते हैं। उसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, बहुत कम होती है, स्टूल पे लग के आएगी लाइन। जो बादी बवासीर है वो टैग है, टैग है और उसके नीचे जख्म है फिशर का, जख्म भी तो वो पेनफुल कंडीशन होती है। पेनफुल वो फीमेल्स में ज्यादा होती है। ब्लीडिंग अगर आ रही है तो कई बार आपको मोशन में ब्लीडिंग तो है लेकिन वो दर्द नहीं करेगी। हाँ, ब्लीडिंग अगर आ रही है, पेनलेस ब्लीडिंग आ रही है, तो उसका मोस्ट कॉमन कारण जो है वो इंटरनल पाइल्स है, खूनी बवासीर जिसको बोलते हैं। तो अगर आपको मोशन करते टाइम कोई ब्लीडिंग आ रही है, ड्रॉप में कुछ ब्लड गिर रहा है, हाँ, वो बूंद बूंद करके भी आ सकता है, कभी कभी ऐसे भी आ सकता है पूरा धार पिचकारी की तरह। अच्छा। आप टॉयलेट पैन में देखोगे पूरा अच्छा कंडीशन में वीकनेस फील होती है। हाँ बिल्कुल, अगर ब्लीडिंग लगातार हो रही है और उसको आप ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हो तो एनीमिया हो सकता है। एनीमिया में हीमोग्लोबिन आपका डाउन हो जाएगा। हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस भी आते हैं जिनका हीमोग्लोबिन 3 तक फॉल कर गया है, तो उनको फिर इमरजेंसी में खून चढ़ा के तब फिर उनको जो है छाछसूत्र करना पड़ता है, क्योंकि ब्लीडिंग का जो फैक्टर है वो तो हटाना पड़ेगा। जी जी। इसमें ही अब एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा कि लोगों को इसमें जब ये दिक्कत हो जाए, तो एक तो आपने बताया इस तरह के सिम्टम जी, इस दिक्कत में डाइट क्या लेनी चाहिए? डाइट का वही है, मतलब जो कंसेप्ट है आयुर्वेद के अनुसार कि जो है एक पूरा जो नॉर्मल मील होता है खाना, जिसमें आपका जो है सब्जियां भी हैं, दाल भी है और चावल भी है, रोटी भी है, जो हमारा शाकाहारी खाना होता है। अगर डाइजेशन ठीक है, आप सलाद पचा सकते हैं तो आप सलाद लीजिए, फाइबर रिच डाइट। हाँ, फाइबर रिच डाइट लीजिए, और नहीं तो फिर उसको उबाल के बॉईल करके ही लीजिए। स्टीम। हाँ, स्पाइसी नहीं लेना है, मैदे वाली चीजें नहीं लेनी है, नॉनवेज नहीं खाना है, नॉनवेज बिल्कुल, नॉनवेज नहीं खाना, अल्कोहल भी नहीं लेना है, अल्कोहल भी नुकसान करता है आपके डाइजेशन को। और टोबैको टाइप की चीज, हाँ, टोबैको टाइप, हाँ, कुछ लोग जैसे अगर एडिक्ट हैं बहुत ज्यादा, तो वो उनके लिए छोड़ना मुश्किल होता है, उनको जो है स्टूल का प्रेशर ही नहीं बनता, दुनिया ही छोड़ देंगे। हाँ, तो वो अगर नहीं छोड़ पाएंगे तो दुनिया ही छोड़ वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसमें तक्र सेवन बताया आयुर्वेद। तक्र जो आपका बटर मिल्क होता है, छाछ जिसको बोलते हैं, तो उसको जो है आप काला नमक और जीरा पाउडर, आयुर्वेद में से अमृत के समान, हाँ बिल्कुल, काला नमक और जीरा पाउडर डाल के डेली दोपहर में लीजिए, रात में नहीं लीजिए, तो सुबह लीजिए या दोपहर में लीजिए। तो अगर गुदा संबंधित या पाइल संबंधित दिक्कत है तो छाछ आपके लिए, हाँ, छाछ का सेवन बहुत जो है मतलब उसको डे टाइम में लें। हाँ, डे टाइम में लीजिए, इवनिंग में। हाँ, दही या छाछ जो है वो रात में नहीं लेना चाहिए। तो ये मतलब एक सामान्य डाइट का पैटर्न है जो आपको फॉलो करना है, और उसके अलावा जंक नॉनवेज नहीं लेना है। उसके अलावा अगर आप सीडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, थोड़ा उसको त्यागना पड़ेगा, थोड़ा वॉक वगैरह करिए, मूवमेंट, मतलब हाँ, थोड़ा मूवमेंट करिए। खाने के बाद वैसे भी सुश्रुत ने बताया, आचार्य सुश्रुत ने, कि 100 कदम का चंक्रमण करना है, मतलब वॉक करना है। तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जो है थोड़ा जो है 200-400 मीटर आप वॉक करेंगे, थोड़ा टहलेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा जब आयुर्वेद में कोई इस तरह के पेशेंट आते हैं तो क्षारसूत्र एक उनकी प्रक्रिया हाँ, है। क्षारसूत्र एक विकल्प है हमारे पास, लेकिन शुरुआती स्टेज में नहीं। हाँ, तो शुरुआती स्टेज में दवाइयाँ चलती हैं। आयुर्वेद औषधियों से बहुत अच्छे से मैनेज हो जाते हैं, लेकिन औषधियों का सिलेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसका लिए मैं आप बोलूंगा कि आप डॉक्टर की सलाह से लें। वो बिना डॉक्टर के, हाँ, वो आप सेल्फ मेडिकेशन मत पता चल रहा है, सोच रहे हैं पाइल्स, जी, दिक्कत है कुछ और, हाँ, तो उस दवाई को बाहर से ऐसे लेने का, क्योंकि ट्रीटमेंट से पहले डायग्नोसिस है, और डायग्नोसिस आप खुद नहीं कर सकते, खुद आप लक्षण बता सकते हो डॉक्टर को, डायग्नोसिस आपका डॉक्टर करे। इसके अलावा जो है जब आयुर्वेद में ट्रीटमेंट वाला पार्ट है जी, कि ट्रीटमेंट के लिए जब मरीज आ गया है तो ट्रीटमेंट में जैसा कि आपने बताया 1st-2nd डिग्री तक ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। 3rd-4th में जो है ज़रूरी नहीं कि सबको ऑपरेशन ही कराना पड़े, तो उसके लिए क्या मैनेजमेंट किया जाता है और क्या करना चाहिए? घर में वो ऐसा क्या अपना सकते हैं कि जो घर में वो भले ही समझ नहीं आ रहा हो कुछ, लेकिन फिर भी वो अडॉप्ट करें तो थोड़ा बहुत लाभ मिले? हाँ, घर में तो देखो डाइट मैनेजमेंट ही वो कर सकते हैं कि जो जंक हैं उसको अवॉइड करें आप, और
उसके अलावा जो नॉर्मल जो खाना होता है, लाइट जो खाना होता है, जैसे कि मूंग की दाल हुआ या तो फिर सब्जियां हुई, बॉइल्ड खाना हुआ, रोटी वगैरह खा सकते हैं, दाल चावल खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं। उसके अलावा जो है छाछ वगैरह दिन में ले सकते हैं, वो फ़ायदा करेगा। तो केसेस मतलब चूँकि पाइल्स का जो लक्षण होता है फर्स्ट ग्रेड में वो ब्लीडिंग ही होता है, तो वो ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है। और अगर फिर भी नहीं हो रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, प्रॉपर चेकअप कराना है। उसमें एक चेकअप होता है प्रोक्टोस्कोपी, एक डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होता है। उसमें डॉक्टर जो है वो फिंगर डाल के जो है आपके एनल रीजन में वो देखते हैं प्रॉपर तरीके से कि प्रोक्टोस्कोप मतलब एक गुदा पे प्रोक्टोस्कोप एक नली जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ट्यूब जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है। तो उससे आपके हेमोरॉइड्स जो होते हैं, पाइल्स, वो पता चल जाते हैं, किस ग्रेड में है वो भी पता चल जाते हैं। तो प्रोक्टोस्कोपी करते हैं डॉक्टर, उससे डायग्नोसिस प्रॉपर हो जाती है। तो डायग्नोसिस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट से। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट, आयुर्वेद में हमारे पास बहुत सारी औषधियाँ हैं, दवाइयाँ हैं ऐसी जो कि खून को बहुत अच्छे से जिन्हें बिना चेकअप के नहीं लेना चाहिए। हाँ, उनको जो है बिना डॉक्टर के सही सलाह, वो चीज़ तो बहुत जरूरी है। क्योंकि पता चल रहा है ले रहे हैं पाइल्स की दवाई, हाँ जी, और अंदर दिक्कत कुछ और हुई तो फिर वो डॉक्टर को और उल्टा गाली देंगे कि उसने दवाई भी दी, आराम नहीं मिला। हाँ बिल्कुल। तो चेकअप करके ट्रीटमेंट अगर प्रॉपर लेंगे तो उसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, बेहतर मिलेंगे। और तब हो सकता है आप सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं, मतलब सर्जरी बचा सकते हैं। सिट्ज बात बहुत पॉपुलर है। हाँ, सिट्ज बात जो पेनफुल एनोरेक्टल कंडीशन होती है, जिसमें कि दर्द होता है, जिसमें कि फिशर हुआ या तो फिस्टुला हुआ, भगंदर जिसको बोलते हैं, और फिशर जिसको गुदा चीर बोलते हैं, जिसमें कट लग जाता है। पाइल्स में उसकी जरूरत नहीं पड़ती, पाइल्स में इन जनरल जरूरत नहीं पड़ती है सिट्स बात की। लेकिन सिट्स बात जो है एक ऐसी मतलब मोडेलिटी है, एक ऐसी चीज है कि जिसको डॉक्टर्स जो है वो सलाह देते ही देते हैं। मतलब 90-95% मेंटेन कर ले जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा तो पेट सॉफ्ट हो जाएगा। हाँ, एक नॉर्मल टब लेना है जिसमें आपका नीचे का हिस्सा डूब सके, उतना पानी लेना है और गुनगुना सहने लायक गर्म मतलब एक ऐसा टब जिसमें आप अपने कमर तक पानी में बैठ सकें। हाँ जी, और थोड़ा गुनगुना हो जी, उसमें बैठ सहने लायक, उसमें फिटकर ही आप डाल सकते हो, बहुत सेफ है। और या फिर जो बीटाडीन वगैरह होती है वो डाल सकते हो थोड़ा सा उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो ये मतलब कॉमन आप घर पे कर सकते हो। और उसके अलावा अगर पाइल्स जो है वो बहुत पुराने हो गए हैं, या तो सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में है और वो दवाई से मैनेज नहीं हो रहे हैं, या फिर मस्से इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि पेशेंट को मतलब वो इरिटेट कर रहे हैं, वो उनका ध्यान पेशेंट का जो है बार बार उधर ही जा रहा है कि जो है ये क्या है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर वो बार बार उसकी फीलिंग आ रही है, इन दैट केस हम रेकमेंड करेंगे कि वो फिर हम उनको रिमूव किया जाए। पर्सन टू पर्सन, और हाँ, वो चीजें वेरी करती है, केस टू केस वेरी करती है चीज। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ट्रीटमेंट किसी ने कहा कि नहीं मैं तो गया था फलाना डॉक्टर के पास और उससे मेरा सही हो गया दवाई से ही, हाँ, और आपको भी दवाई जाओ और सही हो जाओ। हाँ, तो ये जरूरी नहीं है। तो ये समझना यहाँ इंपॉर्टेंट है कि हर व्यक्ति अलग है, उसका सिस्टम अलग है, उसके पाइल मास का साइज अलग हो सकता है। तो ये हम एक कॉज भी अलग है। हाँ, तो इसलिए एक उसमें जो है कि एक मेडिसिन से सब ठीक हो जाए या एक उससे सब में सर्जिकल प्रोसीजर कर दें, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये आप अपने डॉक्टर पे छोड़ दीजिए, डिसीजन जो है वो आपको सही सलाह देंगे। सही बात है, स्पेशलिस्ट उसी के लिए बैठा है। हाँ जी, हाँ जी। और वो आपके लिए भी कोई ऐसा नहीं है कि नुकसान वाली बात बताएगा। जी जी, फायदा मिले तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। एक एक्सपर्ट से मिलना चाहिए जी, उसका उपचार कराना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा आज का मुझे लगता है डिस्कशन हुआ और काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन हो गया जी। और आपकी इस पूरी की पूरी डिस्कशन में लोगों को प्रॉपर जानकारी और सही से उनको समझ आ गया होगा कि ये दिक्कत जो है किस तरह से होती है, इसके समाधान क्या है और आयुर्वेद का 4 सूत्र कितना कारगर है। तो इस तरह की समस्या में आप लोग जो है अपना ध्यान रखें और हमेशा जो है जागरूकता के साथ जो है इसका उपचार तुरंत कराएं। और हम लोग इससे गुदा संबंधित समस्याओं से रिलेटेड जो और भी जो अलग अलग विषय हैं उनके ऊपर हम लोग और बहुत सारे चर्चाएं करेंगे डॉक्टर साहब के साथ में, और भी दूसरे टॉपिक्स पे हम लोग उनके साथ कुछ ऐसे डिस्कशंस करेंगे और जल्दी आपसे फिर से मिलेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने जो है समय दिया हमारे लिए।